अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर होस्ट सैयदा सकीना सलीम फ्रॉम मिनट मिरर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और डाइवर्स पर्सनालिटी मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ एजुकेशनलिस्ट हैं बल्कि एक एजुकेशनल कंसल्टेंट भी हैं और अपनी कंसल्टेंसी भी रन कर रहे हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, उनसे उनका इंट्रोडक्शन खुद लेते हैं और पूछते हैं कि उनका इस करियर के पीछे क्या राज था। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम सकीना, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और प्रीवियस 15 इयर्स से मेजर जो कैम्ब्रिज स्कूल्स हैं लाहौर के और पाकिस्तान के, उनमें मैं लीडरशिप रोल्स में काम कर चुका हूँ। और 2 साल पहले मैंने अपना एक बिज़नेस एक्वायर किया था, जो कि एक एजुकेशन गाइडेंस काउंसलिंग फर्म के तौर पे रजिस्टर किया था। तो उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली हम लेके चल रहे थे, तो अब हमने एक फुल फ्लो में अब उसको इंट्रोड्यूस किया है पाकिस्तान में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट्स इंशाल्लाह इसमें आएंगे। तो सर आपकी फर्म का नाम क्या है और उसके बारे में थोड़ी सी अगर आप गाइडेंस हमने एक 2023 में मैंने इसको कॉइन किया था, और बिकॉज मैं बच्चों के साथ रहा हूँ तो मुझे नीड फील हुई कि कि देयर इज़ अ नीड के एक बहुत बड़ा वॉइड है जिसमें बच्चों को सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिलती, उनके कैरियर पाथवे के हवाले से, एजुकेशनल पाथवेज के हवाले से, प्लस पेरेंट्स को भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया जाता। तो मैंने गाइडेंस और काउंसलर का एक वर्ड मर्ज करके तो गाइडलर के नाम से हमने स्टार्ट की। और गाइडलर जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन कम एंड दे कैन बी कनेक्टेड विद अस, और हम फिर उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग, उनको स्कॉलरशिप्स अवेल करवा के देना, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा के देना, या उनकी कैरियर एडवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये तो सर बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, लेकिन डोंट यू थिंक पाकिस्तान में जैसे ऑलरेडी ब्रेन ड्रेन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसमें अगर आप स्टूडेंट्स को मज़ीद इनकरेज करें कि वो बाहर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करें, तो हमारे मुल्क के लिए ये थोड़ा सा अच्छा, जो ब्रेन ड्रेन है ना उसको ना बेहतर है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना एजुकेशन से हम लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कॉल है कि आपने इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें ईस्ट तक यानी कि फार ईस्ट तक जाना पड़े। ठीक है, तो ईस्ट उस जमाने में फार ईस्ट चाइना को कहते थे, और जो कि अरब से बहुत दूर था। तो इल्म हासिल करने की अहमियत तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। तो एजुकेशन से हम ब्रेन ड्रेन को नहीं लिंक कर सकते, क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है, हर पेरेंट ये चाहता है कि वो एक अच्छे से अच्छे इदारे में पढ़े, अच्छी स्कॉलरशिप पे पढ़े, और जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकले तो उसकी एक डिग्री की वर्थ हो मार्केट के अंदर। जो ब्रेन ड्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम उसको ज़्यादा लिंक कर सकते हैं प्रोफेशनल लोगों की तरफ, यानी कि जो लोग जरिया माश के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले 2-3 सालों में देखा कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब जो है वो हमारा यूथ जो है वो पाकिस्तान से माइग्रेट कर गए, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी रोज़गार के हसूल के लिए। इसको हम इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है आपकी मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक डिप्रेविटी है या जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जिसमें आपको नहीं पता कि कल को हमारी जो कमोडिटीज़ हैं बेसिक नेसेसिटीज़ की, उसकी प्राइस में कितना फ़र्क आएगा, कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, जॉब्स जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो एक मुल्क की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ख़ास तौर पे इस ब्रेन ड्रेन को, जिससे होता ये है कि एक वो होपलेसनेस का एक फ़िज़ा फैलती है, और अल्टीमेटली होता यही है कि फिर लोग देखते हैं कि हम किसी तरह से अपने मुल्क से बाहर जाके अपने घर वालों के लिए ज़रिया माश जो है वो हासिल करें। ब्रेन ड्रेन का एक और एलिमेंट आपका हमारे मुल्क में मौजूदा जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, क्योंकि जब सराउंडिंग में हम लोग देखते हैं कि नेगेटिविटी प्रिवेल कर रही है तो फिर वो एक हर इंसान के ऊपर उसका एक ना असर आता है, जिसकी वजह से फिर वो स्ट्रेस लेते हैं, ख़ासतौर पे यंग बच्चे जो होते हैं, क्योंकि हमारी 65% आबादी जो है वो अंडर 30 है, तो उसमें फिर एक बहुत बड़ा हमारा सेगमेंट जो है पॉपुलेशन का वो अफेक्ट होता है। राइट सर। तो सर जैसे हमारी जो पॉवर्टी लाइन है दैट इज़ 40%, बल्कि बिलो 40%, तो इसमें अब जैसे आप कंसल्टेंसी एक रन कर रहे हैं, तो उसमें क्या रोल है कि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आप एक रिकमेंडेशन देंगे कि वो किस तरह इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं? अच्छा, जो ये बेसिकली एक क्लीशे बना रहा है कि जैसे कि जो कंसल्टेंसीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ ओ और ए लेवल के बच्चों को डील करती हैं और उन्हीं के लिए होती हैं, उस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। अब हम उसको ऐसे कर रहे हैं कि मैं गाइडलर के प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ हम लोग
स्कूल्स के साथ पार्टनर कर रहे हैं जो कि नॉन कैम्ब्रिज स्कूल्स हैं, और ऐसे स्कूलों के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं जो कि ऑर्फनेजेस या एनजीओ बेस्ड स्कूल्स हैं, ताकि उन बच्चों को भी कैरियर पाथवेज का बारे में गाइडेंस मिले और उनको भी पता हो कि हमने अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, अपनी प्रोफाइल को कैसे डेवलप करना है, और हमने किस तरीके से अपने आप को एक बेहतर और स्किल्ड पर्सन बनाना है। दूसरी साथ साथ हम लोग ना कॉर्पोरेट सेक्टर को भी रीच आउट कर रहे हैं। उसमें हम कॉर्पोरेट सेक्टर से पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, जिसमें हम लेट्स सपोज कि एक कंपनी को हम उनके साथ एमओयू साइन करते हैं, तो वी विल बी प्रोवाइडिंग देयर एम्प्लॉइज अ डिस्काउंटेड रेट फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो उससे होगा ये कि एक तो कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन है और हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन, कि हमारे पास विल गेट अ लीड पर्सन, जिसके एक बच्चा हमारे पास आएगा, और कंपनी का फायदा ये होगा कि कंपनी के लिए एम्प्लॉय की लॉयल्टी और इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कंपनी की वजह से उस एम्प्लॉय को एक बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि हर वालिदैन चाहते हैं कि भाई कि आजकल की जिंदगी बहुत फास्ट पेस है ना, तो हर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेस्ट गाइडलाइन मिले, और काफ़ी दफ़ा काम की वजह से पेरेंट्स इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर भी नहीं पाते बच्चों के साथ, तो वहाँ पे फिर हम लोग इंटरफेयर करेंगे और चिप इन करेंगे, और वहाँ पर बच्चों को हम लोग गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे इसी हवाले में था कि पाकिस्तान लैक करता है करियर काउंसलिंग, तो इसके अंदर आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि एक बच्चा जैसे उसने अभी मैट्रिक या इंटरमीडिएट या ओए लेवल्स कंप्लीट किया है, तो उसके अंदर आप उसको कैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए गाइड कर सकेंगे? अच्छा, इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज कि जैसे फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल होता है ना, जैसे अगस्त में भी नया सेशन स्टार्ट होगा, तो जब मैं टीचिंग करता था तो मैं बच्चों से हमेशा फर्स्ट डे पे यही पूछता था कि अपना नाम बताएं, अपनी फेवरेट सब्जेक्ट बताएं, और आप क्या बनना चाहते हैं। तो 60% बच्चों को ये नहीं पता होता था कि हमने आगे जाके करना क्या है, और ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग एक पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब अगर ग्रेड 9-10 तक बच्चे को ये नहीं पता कि मैंने आगे जाके करना क्या है, तो फिर बच्चा आगे जाके भी कंफ्यूज डिसीजन लेता है, इन्फॉर्म डिसीजन नहीं होती, जिसकी बेस पे फिर लेट सपोज एक बच्चा है जिसके स्किल सेट है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, उसका स्किल सेट मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बिकॉज उसको नहीं पता उसने आगे जाके क्या करना है, वो अगर किसी XYZ फील्ड को चूज करता है तो उसमें वो आउटशाइन नहीं करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जब उसको आउटशाइन नहीं करेगा तो फिर वो डिमोटिवेट होगा, और फिर वो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, फिर होपलेसनेस आएगी, और फिर वही ब्रेन ड्रेन की तरफ वो राग़िब हो जाएंगे। तो हमारा मकसद, मेरा खासतौर पे एज एन एजुकेशन मकसद ये है कि हर उस बच्चे को गाइडलाइन मिले जो कि पैशनेट है और जो कि चाहता है कि मैं कुछ आगे जाके करूं। क्योंकि देखें, हम लोग हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग कॉर्पोरेट स्लेव्स बना रहे हैं। बच्चे बस ये करते हैं कि हमने अपनी डिग्री लेनी है, अच्छा GPA करना है, और उसके बाद फिर एक अच्छी जगह पे जॉब कर लेनी है। उससे होता क्या है कि जो आपके अपने स्किल सेट होता है, जो आपका अपना इनिशिएटिव होता है, वो हिंडर हो जाता है, और आपको जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, जो कि पोटेंशियल है आपका, उसको आप रीच नहीं कर पाते, और इसी तरह आप जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और आप अपने गिफ्ट्स के साथ वापस चले जाते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, कि मैं जब ये स्कूल्स में हमारे काफ़ी दफ़ा ना सेमिनार्स होते थे या मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए भी मेरा बड़ा शौक है जाने का, तो एक जगह पे मैंने सवाल ये पूछा था कि व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेस ऑन अर्थ ना। तो अब बच्चे कुछ कहें कि बैंक हो गया, गोल्ड माइन हो गई, एक्सेट्रा। तो बच्चों को मैंने इसका आंसर दिया कि उसका आंसर ये है कि उसका आंसर है ग्रेवयार्ड, ठीक है, कब्रिस्तान। अब वो बच्चे हैरान हुए कि मतलब कि क्यों कब्रिस्तान सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जगह है। तो उनको मैंने ये कहा कि कब्रिस्तान में आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर सकते थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते थे, या बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकते थे, अफेक्ट कर सकते थे पॉजिटिवली, लेकिन बिकॉज वो लोगों के पास गाइडलाइंस नहीं थी, इनिशिएटिव लेने की ताकत नहीं थी, सपोर्ट नहीं थी, तो वो अपने गिफ्ट्स के साथ आए दुनिया में, अपनी ज़िंदगी बसर की, और गिफ्ट्स के साथ ही चलेगा, और वो गिफ्ट्स उधर ही दफन है। तो ये एक पॉइंट था जो कि मुझे बड़ा ट्रिगर करता है कि बच्चों को कम से कम ना, देखें, एजुकेशन फॉर ऑल तो हम कहते हैं, लेकिन मेरे जहाँ तक मेरी ज़ात का हवाला है कि मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए। ये नहीं कि अब आपने जिक्र किया ना कि 40% पॉवर्टी लाइन है, इसमें वो लोग नहीं शामिल जो सिर्फ अपना नाम लिखना जानते हैं। जब मैं CSS की तैयारी कर रहा था 2012 या 13 में, तो उस वक्त 32 पॉइंट समथिंग थी ये ना शरह, लेकिन उसमें 18% वो लोग ऐड नहीं थे जो कि अपना नाम लिखना जानते हैं। तो अगर आप वो लोग भी ऐड करें तो ये 50+ पे चली जाती है। तो हमारे बहुत सारे लोग इन हालात की वजह से ना
इस डिप्रेविटी में जा रहे हैं और जो कि ओवरऑल मुल्क की एक साख्त को ना अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली। सर ये आपने काफ़ी ज़बरदस्त बात की है, तो इसी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा कि डोंट यू थिंक कि इस सब में जो हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसका बहुत ज़्यादा रोल है कि अगर वो लोग प्रॉपर गाइडेंस और ये सारी डिटेल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें तो ये चीज़ ओवरकम हो सकती है? हाँ, इसमें भी एक जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा पहले ना एक रूमर आई थी कि जी कि जैसे कि ओ लेवल और ए लेवल को हम खत्म कर देंगे पाकिस्तान से, तो वो एक बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक एक आइडिया था, क्योंकि जब तक आपकी हमारी अपनी लोकल स्ट्रीम इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं होगी तब तक आप एक पैरेलल स्ट्रीम को नहीं खत्म कर सकते। क्योंकि देखें, बच्चा जब ओ और ए लेवल करता है तो उसको जब वो हमारे पास आता है तो उसके पास एक पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है स्कॉलरशिप्स अर्न करने का, ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशन लेने का एक उनके पास एक पाथवे अवेलेबल होता है। जहाँ उसके बरक्स अगर आप अपनी लोकल हमारी जो है मेट्रिकुलेशन सिस्टम को देखें तो उसमें एक तो जो हमारा ग्रेडिंग क्राइटेरिया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक ट्रस्ट का फुकदान है जो कि बाहर की यूनिवर्सिटीज उसको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती, ठीक है। थोड़ा सा भी शिफ्ट आया है उसके अंदर, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरत है उसको वो बेहतर करने की। तीसरी चीज़ ये कि काउंसलिंग को ना हमारे मुल्क में ना थोड़ा सा नेगेटिव लिया जाता है, चाहे वो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हो, चाहे वो एजुकेशनल काउंसलिंग हो, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग हो। लोग ये समझते हैं कि हमें पता है, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की एडवाइस लेने की ना। अब होता क्या है कि आप जैसे हम लोग भी जब बचपन में पढ़ते थे तो अम्मी कहती थी कि उनका फलां का बेटा या बेटी जो है वो ये कर रहे हैं तो तुम भी ये करो, और तो उसमें होता क्या है कि कहीं ना बच्चे की अपनी सलाहियत जो है ना उसको ओवरलुक करके पेरेंट्स उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर डाल देते हैं जिसमें वो उसके अंदर ना एक्सेल नहीं कर पाता। जिस तरह से फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी कि अगर एक बच्चा है उसको मैथमेटिशियन बनने का शौक है या उसके अपना पैशन मैथ्स का है, तो अगर हम उसको ज़बरदस्ती लिटरेचर की तरफ भेजेंगे तो वो ना एक अच्छा मैथमेटिशियन रहेगा, ना वो अच्छा एक लिटरेरी पर्सन बन सकेगा, जिसमें अल्टीमेटली जाके कल को वो एक होपलेसनेस का शिकार हो जाएगा। राइट सर। तो सर जैसे आपका प्रोफेशन है कंसल्टेंसी से रिलेटेड, तो कैन यू टेल मी के टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज आप किन को प्रेफर करते हैं एज इन, मतलब आपकी जो अपना एक प्लेटफॉर्म है गाइडलर के नाम से उसके अंदर? अच्छा, उसमें ना जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग एक कन्वेंशनल कंसल्टेंसी फर्म नहीं है। यूजुअली कंसल्टेंसी फर्म्स क्या करती हैं, वो उनके यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एमओयूज साइन हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लेके एप्लीकेशंस फाइल कर देते हैं, वो हेल्प नहीं करते बच्चों की प्रोफाइल डेवलपमेंट में ना। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो फिर जब बच्चा यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करता है तो उसमें से कमीशन बेस्ड अपनी अर्निंग करते हैं कंसल्टेंट्स। हम लोग जो काम करते हैं, हमारा जो प्राइमरी टारगेट होता है वो यूकैस और कॉमन ऐप होता है। कॉमन ऐप के थ्रू आप यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करते हैं। अब उसमें गालिबन 4 कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं और 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं। फिर आपके पास यूकैस की होती है, यूकैस होती है यूके के लिए। अगर आपने यूके की रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे भी अप्लाई करना है तो यूके में पढ़ने के लिए आप यूकैस का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। ये एक तरह से आप कह लें कि ये ब्रिजिंग एप्लीकेशन हैं जो कि स्टूडेंट्स को स्कूल्स के ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट करती हैं और वहीं पे फिर आपका जो है सारे का सारा प्रोसेस चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी बच्चा हमारे पास आए हम उसकी प्रोफाइल इस तरह से डेवलप करें कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे तो वो यूनिवर्सिटी उसको एक ओपन आर्म्स के साथ, एक अच्छे स्कॉलरशिप अमाउंट के साथ उसको वेलकम करे। अब जाहिर है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रेंज करती हैं $20,000 पर एनम से लेके $50,000-60,000 पर एनम, और कुछ $100,000 पे भी जाती हैं। तो हर पेरेंट की कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना अमाउंट साल का पे कर सके। तो हर पेरेंट की ख्वाहिश ये होती है कि हमारा बच्चा एक अच्छी स्कॉलरशिप अर्न करे और फिर अपनी स्कॉलरशिप की बलबूते के ऊपर वहाँ पे जाके पढ़ाई करे और अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर बनाए, और उम्मीद यही होती है कि कल को वो पाकिस्तान के लिए भी आके कुछ करे। सर तो इसमें एक मेरा और क्वेश्चन भी है ये सारे प्रोसीजर से रिलेटेड। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली इंग्लिश यहाँ पे मीडियम तो है, लेकिन एज सच जो स्पोकन लेवल है और जो रिटन लेवल पे स्टूडेंट्स हैं उनको इतना एक्सपोजर नहीं है, तो जब वो आईएलटीएस देने जाते हैं तो काफ़ी हद तक बच्चे उसमें रह जाते हैं। तो इसमें आप क्या गाइडेंस वगैरह देंगे? इसमें ना स्कूल्स का भी कसूर है, क्योंकि मैं खुद स्कूल्स में रहा हूँ तो मुझे पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी टीचर की क्लास को उठा के देख लें तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिजॉर्ट टू अ बाइलिंगुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन ना,
लेकिन जब कभी किसी हेड ऑफिस पर्सनल या किसी भी गेस्ट वगैरह का विजिट होता था तो उस दिन बच्चे भी हैरान होते थे कि टीचर्स आर स्पीकिंग थ्रू आउट द डे इन इंग्लिश ना। तो उससे क्या शो होता है, उससे आप अंडरमाइन कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें स्कूल्स के अंदर एक कल्चर डेवलप करना चाहिए। बच्चों के अंदर ना एक हिचकिचाहट होती है, एक हिचकिचाहट होती है। दूसरी चीज ये होती है कि बच्चा ये देखता है कि अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो दूसरे मेरा मजाक उड़ाएंगे, जिस तरह से बच्चे टॉन्ट करते हैं, बुलिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो कोई मुझे कोई कमेंट पास कर दे, क्रॉस कमेंट कर दे, या कोई किसी किस्म का लेट डाउन वाला या डेरोगेटरी रिमार्क पास कर दे, तो उससे एक बच्चे की ना जो क्या कहते हैं तशखीस हो रही होती है ना, वो फिर रुक जाती है। सिमिलरली इंग्लिश में बात करने से जो मैंने हिचकिचाहट की बात की ना, तो बच्चे ये एग्जैक्टली वही सिनारियो है जब टीचर्स क्लास के अंदर सवाल पूछते हैं ना कि आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क, तो उस वक्त बच्चे के अंदर एक डर होता है कि अगर मैंने जवाब दिया और मेरा जवाब गलत हुआ तो मेरा मजाक बनेगा। सिमिलरली बच्चे लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको यही देखते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उसमें ना बच्चे की वो हिचकिचाहट उसको सीखने से रोक देती है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो लैंग्वेज के अंदर अपना एक वो मात खा जाता है। और आइल्स की जहाँ तक बात की आपने, तो आइल्स, पीटी और डुओलिंगो ये टेस्ट ऐसे हैं जो कि ना यूनिवर्सिटीज कुछ रिक्वायर करती हैं। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ें जहाँ पे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कहते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसको आइल्स के अगेंस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। खास तौर पर जैसे कि अगर कोई ओ लेवल में बच्चा पढ़ रहा है और उसने इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर सी या उससे बेहतर ग्रेड ले लिया, तो उसका आइल्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो सर, मूविंग टुवर्ड्स माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, yesterday आई रेड अ न्यूज़, उसके अंदर ये था कि यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना स्टेट लाहौर में कैंपस खोल रही है, और ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से भी हमारी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड हैं। तो डू यू थिंक ये इनिशिएटिव मज़ीद लार्ज स्केल पे होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको विद इन पाकिस्तान ही ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें? हाँ, ये असल में जो आपने जिसका जिक्र किया ना, ये कहलाते हैं पार्टनर प्रोग्राम्स। ये असल में होती है कि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी लंदन के साथ कुछ हमारे स्कूल्स जो है ना उन्होंने इल्हाक किया हुआ है। तो वो होता क्या है कि उसमें लेट्स सपोज कि अगर एक बच्चा यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स पढ़ रहा है या 2 साल अपने यहाँ कर रहा है अंडर ग्रेड के, तो दे कैन ऑप्ट टू गो फॉर दी टू दी मेन कंट्री ऑफ दैट यूनिवर्सिटी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द, तो वो एक बच्चों के लिए ईजी पाथवे बन जाता है। लेकिन उसके बरक्स जब आप एक यूनिवर्सिटी है, लेट्स सपोज कि अगर हार्वर्ड यहाँ पे अपना कैंपस खोलती है, तो उसका ऑरा और उसकी ग्रेस और उसकी जो वैल्यू है वो वैसी नहीं होगी जो कि एक प्री हिस्टोरिक हार्वर्ड का जो एक नाम है उसका उस तरह से हो। इसी तरह बहुत सारी यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने दुबई में भी अपने कैंपसेस खोले हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे कतर में भी अपने कैंपसेस खोले हुए हैं, और बहुत सारे और मुल्कों में भी खोले हुए हैं। लेकिन जो एक पेरेंट कंट्री यानी कि जो एक वो पेरेंट कैंपस होता है ना, उसके अंदर पढ़ने का एक अपना एक अचीव सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। फिर आप जब एक गैर मुल्क में जाते हैं तो आप उधर का कल्चर सीखते हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, फिर आपको इंडिपेंडेंट रहने की आदत पड़ती है। तो जब आप इंडिपेंडेंट रहते हैं ना, तो इसको कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस और अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। मतलब कि काफ़ी दफ़ा अगर मैं घर पे बैठा हूँ अपने कंफर्ट जोन में और मैं कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं रहा, तो मुझे कल को ये नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं। उसके बरक्स के जब मैं एक ऐसी सिचुएशन में जाऊँ जहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल हूँ या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी कॉम्पिटेंस लेवल क्या है और इनकॉम्पिटेंस क्या है। जब हम एक्सपोज होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, तो हम लोगों को अपनी सलाहियतों के बारे में पता चलता है। सिमिलर चीज़ अप्लाई होती है स्टूडेंट्स के ऊपर भी। जब वो किसी और मुल्क में जाके पढ़ते हैं, दूसरे मुल्कों के बच्चों के साथ compete करते हैं, उधर के नॉर्म्स सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, फिर उधर जाके जब वो एक्सपोजर अपना हासिल करते हैं ना, जिसमें आपको यहाँ पे तो आपके हमारे मोस्टली बच्चे 30-35 तक भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं है कि वो आफ्टर 18 दे आर इंडिपेंडेंट। तो हम लोगों को फिर थोड़ा सा इंडिपेंडेंस की तरफ आने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को अपने काम भी खुद ही करने पड़ते हैं, छोटी एज से जॉब भी करना पड़ती है, अपने एक्सपेंसेस भी खुद बेयर करते हैं। तो वो क्या करता है कि वो एक इंसान को ना एक कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा होता है। प्लस सर उनकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हांस होती होगी, क्योंकि यहाँ पर तो पेरेंट्स ने ऑलरेडी अपने बच्चों को बहुत पैम्पर्ड रखा होता है कि मेरा बच्चा इसको तो धूप भी ना लगे, तो फिर वहाँ जाके वो एक्सपोजर भी उनकी सोसाइटी में उनको जी, मतलब कि आपकी ना जैसा तशखीस का मैंने लफ्ज यूज किया ना, आपकी शख्सियत जरा और उभरती है जितनी। और एक और चीज मैं इधर बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन करूं,
जो सबसे बड़ा इशू जो है ना, देखें जो ब्रेन ड्रेन है ना, उसकी तरफ मैं मेंशन करूंगा कि उसको ना आप इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरह से देख सकते हैं। इज्तिमाई तौर पे कैसे, एक सोसाइटी के तौर पे कैसे, अब एक जो हमारा सोसाइटल प्रेशर होता है ना कि लेट सपोज मैं एक जॉब कर रहा हूँ और उसमें मैं ज्यादा अर्न नहीं कर रहा और ज्यादा घर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आता है और कोई माने या ना माने ये प्रेशर महसूस किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, उनकी बातों का भी आपके ऊपर थोड़ा सा एक इफेक्ट आता है, ठीक है। जो इनफरादी हैसियत में अगर आप देखें ना, उसको मैं कहूंगा कि आजकल ना बहुत ज्यादा इम्पेशंस का दौर है, तो बच्चों को ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब उनको चाहिए कि फटाफट रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आए, जो कि एक तरह से देखा जाए कि विद एक्सेप्शंस ये पॉसिबल नहीं कि आप बगैर किसी हार्डवर्क किए बगैर या किसी प्रोसेस से गुजरे बगैर आपको कोई चीज आप अर्न कर सकें। जिसमें इस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो फॉल्स आइडल्स बना लेते हैं ना बच्चे, जैसे बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अब काफी बच्चे ऐसे कहते हैं कि जी कि सर वो बिल गेट्स भी तो ड्रॉप आउट था, तो वो देखें आज बिलियनियर है, और तो उसी के साथ मतलब हर साल अमेरिका में ना सैकड़ों बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। अब बिल गेट्स के साथ जो 287 और जो लोग ड्रॉप आउट हुए थे उसमें से हमें किसी का नाम नहीं पता, क्यों? क्योंकि बिल गेट्स एक एक्सेप्शनल केस था, ठीक है। तो ये फॉल्स आइडल्स बना के बच्चे जो है ना वो उनको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होता क्या है कि बच्चे डिट्रैक हो जाते हैं, उनके अंदर वो पेशेंस का मादा खत्म हो जाता है, फिर उनके अंदर जो एक वो होता है ना कि हार्ड वर्क करने वाली जो विल होती है वो नहीं होती। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने इनिशिएटिव्स को मार देते हैं। तो होता क्या है कि वो एक लेसर ऑल्टरनेटिव की तरफ राग़िब हो जाते हैं, ना कि अपने फुल पोटेंशियल की तरफ जाते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि ना बच्चों को इस चीज को पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। इसमें बच्चों का भी फुली तौर पे बच्चों का भी कसूर नहीं है और फुली तौर पे पेरेंट्स का भी कसूर नहीं है, ये एक दोनों हाथों से ताली बज रही है। अब थोड़ा सा हमें काफी दफा ना ऐसा करना चाहिए कि बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, और इसमें कोई कबाहत नहीं है कि मतलब अगर एक वालिदैन जो है बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करें, बच्चे से पूछें कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, या क्या करना चाहती है, तो थोड़ा सा उसकी बात को भी आप लेवरेज दें, ना कि अब जैसे थोड़ा सा पहले देखा था आपने कि सिर्फ और सिर्फ MBBS इंजीनियरिंग यही एक दो फील्ड थी जिसमें बच्चों को पेरेंट्स धकेला करते थे, और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ इदारे भी ऐसे हैं जो कि इन्हीं फील्ड्स की तरफ बच्चों को पॉपुलराइज करके तो इन्हीं फील्ड्स के अंदर भर्ती करते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली उसका एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है कि होपलेसनेस और वो बढ़ती जा रही है। तो सर लास्टली आप बीइंग एन एजुकेशनल काउंसलर एंड कंसल्टेंट बोथ, आप स्टूडेंट्स को क्या एक मैसेज प्रोवाइड करना चाहेंगे? एक तो मैसेज मेरा यही होगा कि कोई भी चीज़ आपको इंस्टेंटली नहीं मिलती है, मतलब थोड़ा सा आपको जिद्दोजहद करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है। जैसे देखें हम लोग सब पाकिस्तान में रहते हैं और हमारा बिलीफ यही है कि अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतों से नवाजा है, तो कोशिश हमने पूरी करनी होती है, ठीक है। असबाब जिसको कहते हैं, तो असबाब का हमने जितने अवेलेबल हैं हमने उनको यूटिलाइज करना है, लेकिन ये नहीं करना कि भाई उसके ऊपर भरोसा करके रिजल्ट के ऊपर मतलब असबाब के साथ ही रिजल्ट्स को जोड़ दिया जाए। क्योंकि देखें जितना ज़्यादा हम चीज़ों से गुजरते हैं, कंडीशन से गुजरते हैं, सिचुएशन से गुजरते हैं, तो हम उन सिचुएशन से गुजरने के बाद ना एक बेहतर वर्जन बनते हैं। एक तो बच्चों को मेरी एडवाइस ये होगी कि एक तो लाइक एंड लाइक कंपैरिजन करें, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक जिस तरह से कि मछली को आप दरख्त चढ़ने को कहें और हाथी को स्विम करने को कहें, ठीक है। आपने कंपैरिजन अपने साथ करना है, आपने अपने आप को देखना है कि 1 साल पहले मेरी क्या स्किल सेट थी, अब मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं और क्या वो मैंने ग्रो किया है या मैंने अपने स्किल्स को ज़ाया किया है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को हमेशा ना ये देखना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत इन्हिसार है ना बच्चों का, तो दूसरों की लग्जूरियस लाइफ को देख के आपको अपने आप को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि देखें वो सारी की सारी जो सोशल मीडिया पे हमें जो ये वो हरी भरी और चमचमाहट नजर आती है, ये सारी की सारी ये ब्लिंक ऑफ एन आई में हो जाती है और ब्लिंक ऑफ एन आई में खत्म भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो एक कॉन्क्रीट हार्डवर्क और प्रोसेस होता है ना, उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलता है। तो बच्चों को ये जरूर देखना चाहिए कि हमने अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। दूसरा अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा रखना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है वो उसके हाथ में, हमने कोशिश पूरी करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बच्चों को ये बताता हूँ, बच्चे बड़ा घबराते हैं
कि भाई कि अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए भी ये मैसेज है कि चाहे आपके ग्रेड्स अच्छे हों या ना हो, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, स्कॉलरशिप विल बी अ फैक्टर जिसमें आपका थोड़ा सा फ्लॉ आ सकता है या आपकी रिडक्शन आ सकती है, लेकिन एडमिशन आपका हो जाता है, ठीक है। और जो रही सही कसर होती है वो फिर हम लोग थोड़ी सी उसके अंदर उसको पूरा करके तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम बच्चे को ऐसा पाथवे बताएं कि वो एक्सेप्टेंस उसकी आ जाए। जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि ग्रेड्स के हवाले से, तो बच्चों को हमेशा ये याद रखना चाहिए ग्रेड्स आपकी इंटेलिजेंस का मेयार नहीं है। मतलब कि अगर मैं तैयारी में अपनी बेस्ट देता हूँ, मतलब कि एफर्ट, और मेरी बेस्ट ही B+ है या B है या A है, तो मैं ये नहीं कह सकता भाई कि नहीं मेरी जो है ना वो बेस्ट एफर्ट नहीं गई। अगर मैंने अपने पूरे रिसोर्सेज फुलफिल किए हैं, पूरा टाइम यूज किया है, पूरी जान लगाई है और मैंने अपना पेपर की तैयारी अच्छी की है, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं तैयारी भी ना करूं, आखिर के 3-4 महीनों के अंदर मैं किसी एकेडमी का क्रैश कोर्स ले लूं और फिर एक्सपेक्ट करूं कि मैं A* ले लूंगा, तो फिर वो एक गलत बात होगी, क्योंकि वो आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, अपने वालिदैन के साथ भी, और आपके साथ जो इर्द गिर्द के लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ भी आप ज्यादती कर रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि ना बच्चों को अपने माइंड में रखना चाहिए। और लास्टली एक चीज ये कि बच्चों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि उनके अंदर जो सलाहियतें हैं ना उसको वो बेहतर कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको डिनाइल से बाहर निकलना होता है। आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस क्या कहते हैं शेड ऑफ मास से निकलें बाहर, कि भाई कि नहीं आई एम परफेक्ट, मुझे सब कुछ आता है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टीचर्स को जज कर रहे होते हैं, वो समझते हैं कि टीचर को कुछ नहीं आता। फिर होता क्या है कि वो फिर ना खुद सीख पाते हैं ना बाकी बच्चों को सीखने देते हैं। तो बच्चों को एक वो डिनाइल वाली जो एलिमेंट है ना उसको निकालना पड़ेगा, और हर जगह से सीखने की जो है ना वो एक एलिमेंट को अपने अंदर एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, ताकि अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकें। और इसके अलावा और एडवाइस अगर आप बच्चों के हवाले से मुझसे पूछें तो वो यही है कि बच्चे जो है ना बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको जब वो एज एन एडल्ट मैं आपको ये कहूँगा कि हमारी जब ट्रेनिंग होती थी ना, तो हमें एक हमारी मैम थी मिस टीना हमीद, जो शी यूज्ड टू ट्रेन अ लॉट ऑफ टीचर्स ना, तो बहुत बड़ा नाम है वो एजुकेशन का ना, लाहौर में और पाकिस्तान में। तो वो यही उन्होंने एक ट्रेनिंग में कोट यूज़ किया था, किसी साहब को मेंशन किया था कि स्पीक टू अदर्स एज इफ यू आर द पर्सन यू नीडेड व्हेन यू आर यंग। मतलब कि जब आप किसी यंग बच्चे से बात करें तो आप इस तरीके से बात करें कि जब आप उस एज में थे तो आपको किस तरह की बात सुननी थी, उस हवाले से उस तरीके से आप बात करें, ताकि फिर उसमें होता क्या है कि बच्चों को ना गाइडलाइन जब मिलती है तो बच्चे आइडलाइज करते हैं, और फॉल्स आइडल्स के बजाय ये जो यूट्यूबर, टिकटॉकर्स और ये इनसे बजाय आप ऐसी बच्चों से तरीके से बात करें। टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, फिर आम जो हमारे बड़े जो होते हैं एडल्ट्स घर के, वो इस तरह से बच्चों से बात करेंगे बच्चों को फील हो कि हमें वैल्यू किया जा रहा है और सुना जा रहा है हमें। तो वो फिर आप खुद देखेंगे कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा बच्चों का तो वो ऑटोमेटिकली उनकी परफॉर्मेंस के अंदर नजर आता है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली हैविंग यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।